हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज जो हमारा विषय है वो है इतिहास। इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में क्या यूरोपीय कंपनियों के साथ या अरब के साथ, अफ्रीका के साथ व्यापार होते थे या नहीं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राचीन काल, प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में एक स्थान हमको मिला है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये है गुजरात। लोथल यहाँ पे गुजरात में देखेंगे तो लोथल एक जगह मिला है जहाँ से मेसोपोटामिया, मिस्र के मोहरे प्राप्त हुए। मेसोपोटामिया, मिस्र के, अरब के, इन सभी जगहों के क्या प्राप्त हुए? मोहर प्राप्त हुए। ये लोथल क्या था? तो लोथल प्राचीन काल में एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। इसी को हम क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा। ये एक गोदीवाड़ा, ठीक। तो यहां से हमको प्रमाण मिलता है कि प्राचीन काल से ही क्या था, यूरोप, अरब, अफ्रीका के देशों से व्यापार होते रहते थे। तो बायो, तो अगर हम बात करें कि पहले व्यापार कैसे होते थे, तो भारत पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान अलग है, लेकिन उस समय जो पाकिस्तान था वो भारत का ही अलग था। तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से इराक या डायरेक्ट ईरान से इराक, इराक से तुर्की या डायरेक्ट ईरान से तुर्की, ये क्या था? रास्ता था स्थलीय मार्ग। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से इराक होते हुए तुर्की या ईरान से डायरेक्ट तुर्की, और तुर्की के बाद सीधे यूरोप में हम प्रवेश करते थे। ये आपका है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, अरब, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, इधर हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अटलांटिक, इधर हो गया आपका दक्षिणी अटलांटिक, इधर आता है अरब सागर, इधर हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो
पहले जो स्थलीय मार्ग था भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से इराक होते हुए तुर्की या डायरेक्ट ईरान से तुर्की से यूरोप के साथ क्या होते थे, व्यापार होते थे। ये क्या था, ये रूट नंबर 1 था, ये पहला रास्ता था। दूसरा क्या था, तो दूसरा जो रास्ता था वो अरब सागर से होते हुए या तो फारस की खाड़ी या लाल सागर से होते हुए, अरब से होते हुए यूरोप के साथ व्यापार होता था। ये क्या है, ये रूट नंबर 2 है, रूट नंबर 2। अगर हम बात करें यूरोप पे, तो यूरोप और तुर्की, तो अगर हम बात करें ये जो हिस्सा है आपका यूरोप, और ये हो गया आपका हिस्सा जो तुर्की, जिसे हम टर्की भी कहते हैं, तुर्की या टर्की। ऊपर जब आप देखेंगे तो ऊपर क्या है, काला सागर। ऊपर कौन सा सागर है, काला सागर। नीचे कौन सा सागर है, तो मरमरा सागर। नीचे की तरफ आएंगे तो मरमरा सागर, और काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने के लिए एक जल संधि है, पतला सा रास्ता, इसको हम कहते हैं बास्फोरस की जल संधि। बास्फोरस की जल संधि। हम जो ये बात कर रहे हैं वो यूरोप और तुर्की, यहाँ की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये कौन सा क्षेत्र है, तो जहाँ पर तुर्की से यूरोप का जो संपर्क है, जहाँ से संपर्क बनता है, वहाँ बीच में आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ काला सागर और नीचे की तरफ आएंगे तो मरमरा सागर, और बीच में एक जल संधि, पतली सी रास्ता जो यूरोप और तुर्की को जोड़ता है, उसका नाम क्या है, तो बास्फोरस की जल संधि। बास्फोरस की जल संधि। तो ये रूट नंबर 1 था। पहले स्थलीय मार्गों से व्यापार होते थे। क्या कारण हुआ, ये स्थलीय मार्ग जो था वो अवरुद्ध हो गया। तो सबसे पहला जो कारण था 1453 ईस्वी, 1453 ईस्वी की एक घटना है, जिससे क्या हुआ, ये जो तुर्की और यूरोप से व्यापार होता था, ये मार्ग बाधित हो गया। तो 1453 ईस्वी पे आने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा, थोड़ा सा इतिहास को हम पीछे ले चलते हैं, थोड़ा सा हम पीछे बात करेंगे। तो यहाँ पे यूरोप के क्षेत्र में, कहाँ पे, यूरोप के क्षेत्र में एक साम्राज्य होता था। इटली में एक साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक इतना शक्तिशाली साम्राज्य था जो आज भी रोमन साम्राज्य के नाम से विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ रोमन साम्राज्य पढ़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा जानना है 1453 ईस्वी के बारे में कि वो क्या घटना है। तो यूरोप में एक साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य क्या हुआ, तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया।
एक हो गया पश्चिमी रोम और दूसरा हो गया पश्चिमी रोम और दूसरा हो गया पूर्वी रोम। पूर्वी रोम, जो पश्चिमी रोम था इसकी जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? रोम। जो पूर्वी रोम था उसका राजधानी रोम था, और जो पश्चिमी रोम था, पश्चिमी रोम को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं बैजंतीय साम्राज्य। बैजेंटाइन एम्पायर, इसको कहते हैं बैजंतीय साम्राज्य। बैजेंतीय साम्राज्य, जो ये बैजेंतीय साम्राज्य था इसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी जो राजधानी थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल, इसकी क्या थी? राजधानी थी। किसकी? बैजेंतीय साम्राज्य। 1453 ईस्वी में तुर्की के क्षेत्र में, कहां पे? तुर्की के क्षेत्र में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। तुर्की के क्षेत्र में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था उस्मानिया साम्राज्य। उस्मानिया साम्राज्य, तुर्की के क्षेत्र में क्या हुआ? उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ। ये क्या कर रहा था? तो उस्मानिया जो साम्राज्य था वो अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने क्षेत्र को बड़ा कर रहा था। इसी क्रम में इसने क्या किया? तो इसने ये जो बैजेंतीय साम्राज्य है, इस बैजेंतीय साम्राज्य को चुनौती दे दिया। इसने युद्ध के लिए क्या किया? चुनौती दे दिया। और 1453 ईस्वी में इसने क्या किया? यहाँ पे कुस्तुनतुनिया, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसका एक और नाम है, क्या नाम है? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया क्या नाम है? वर्तमान में जो इसका नाम कुस्तुनतुनिया, जो कॉन्स्टेंटिनोपल, इसे कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या किया? तुर्की उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पे 1453 ईस्वी में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, जीत लिया इस क्षेत्र को। जो यूरोप और तुर्की को जोड़ रहा था, उस क्षेत्र पे अब कब्जा किसका हो गया? उस्मानिया साम्राज्य का। उस्मानिया साम्राज्य ने जब इस पर कब्जा कर लिया तो जो ये रूट नंबर फर्स्ट था वो क्या हो गया? वो बाधित हो गया। क्या हो गया? बाधित हो गया। अब यहाँ पर
अधिक से अधिक उस्मानिया साम्राज्य का हस्तक्षेप बढ़ गया। इसके द्वारा वहाँ पर मनमाने तरीके से व्यापार को संचालन किया जाने लगा, जिसके वजह से क्या हुआ, भारत के साथ अब व्यापार करना क्या हो गया, लाभदायक नहीं रह गया। उसके बाद जो दूसरा रास्ता था, इस पे क्या परेशानियां थी, तो इसमें जब ये पहला रास्ता बंद हो गया तो अरब वासियों के द्वारा अब यहाँ पर क्या हो गया, हस्तक्षेप बढ़ गया। इनके द्वारा अब मनमाना कर लगाना प्रारंभ कर दिया गया, जिससे ये भी रास्ता जो था क्या हो गया, बंद सा हो गया, बंद सा हो गया। तो ये था 1453 में वह घटना थी जो क्या किया, यूरोप और तुर्की के साथ जो व्यापारिक संबंध था उसको रोक दिया। उसके बाद अगर हम बात करें पुनर्जागरण, तो ये बाधित हो गया रास्ता। उसके बाद अब क्या हुआ, जब और एक चीज और देखिए, एक चीज और समझ लीजिए यहीं पर, जो ये कुंस्तुनतुनिया था, कुंस्तुनतुनिया जो क्षेत्र था वो कैसा क्षेत्र था, एक संस्कृत से संपूर्ण क्षेत्र था। ठीक, यहाँ पे सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्र था। यहाँ जब यहाँ पर उस्मानियों का नियंत्रण हुआ तो जो यहाँ के विद्वान थे वो क्या किए, जब यहाँ पर युद्ध हुआ ये विद्वान जो थे अपने साहित्यों को, ग्रंथों को लेकर वापस मूव किए किधर, यूरोप के तरफ। यूरोप के तरफ ये इटली जैसे देशों में, इटली में फ्रांस है, ग्रीस है, उन सब क्षेत्रों में इनको क्या हुआ, शरण मिला। जब इनको वहाँ पर शरण मिला और इधर यूरोप में जब ये आए, शरण मिला, तब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उन साहित्यों का, उन ग्रंथों का प्रिंटिंग प्रेस द्वारा क्या हुआ, प्रकाशित होने लगा। लोग क्या करने लगे, प्रकाशित होने लगा और वहाँ पर तर्क शक्ति का विकास हुआ। पहले क्या था, तो पहले जो मानव, पहले जो सत्ता था वो क्या था, मानव केंद्रित, मानव पहले जो सत्ता थी वो कैसी सत्ता थी, मानव केंद्रित था। धीरे धीरे समय बीतते गया और फिर कैसा सत्ता आ गया, तो ईश्वर केंद्रित, ईश्वर केंद्रित, ईश्वर केंद्रित सत्ता हो गया। तो जब ईश्वर केंद्रित सत्ता हो गया तो धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे मानव काम करना ही बंद कर दिया। जब किसी काम का मानव को क्रेडिट ही, मनुष्यों को क्रेडिट ही नहीं मिलता था, तो वो धीरे धीरे क्या किए, धीरे धीरे वो काम करना ही बंद कर दिए। जो भी होता था वो कहा जाता था कि ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है, ईश्वर को क्रेडिट मिलता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, मानव काम करना ही बंद कर दिया। फिर समय बीता और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे तर्क शक्ति का विकास हुआ। तर्क शक्ति का विकास हुआ, लोग तर्क करने लगे। जब यहाँ पर साहित्यों को, ग्रंथों को प्रकाशित किया गया तो लोग क्या हो गए, तर्क करने लगे। जो यहाँ साहित्य सो गया था वो फिर धीरे धीरे साहित्य क्या हो गया, जगने लगा। इसी को कहते हैं, जो साहित्य पहले सो गया था और वो पुनः क्या हो रहा है, जागरण हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। तो यूरोप में क्या हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था। अनेक भौगोलिक क्षेत्रों की खोज हो रही थी।
अनेक समुद्री मार्गों की खोज हो रही थी। इसी क्रम में स्पेन और पुर्तगाल स्पेन और पुर्तगाल जो था ये भौगोलिक खोजों में अधिक रुचि ले रहे थे। इन्हीं के द्वारा क्या किया जा रहा था, भौगोलिक खोज किए जा रहे थे। तो 1492 ईस्वी में 1492 ईस्वी में स्पेन से कोलंबस निकलता है स्पेन से भारत की खोज के लिए, और इसके पास मैप न होने की वजह से, नक्शा न होने की वजह से, रास्ते की जानकारी न होने के कारण क्या हुआ, ये मार्ग भटक गया और स्पेन से निकल के सीधे कहां चला गया? स्पेन से निकल के सीधे अमेरिका पहुंच गया 1492 ईस्वी में। इसी क्रम में पुर्तगाल, ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल भी क्या था, ये भी समुद्री मार्गों की खोज में अधिक दिलचस्पी ले रहा था, अनेक भौगोलिक खोजों में दिलचस्पी ले रहा था। इसी क्रम में क्या हुआ, तो पुर्तगाल के एक शासक थे, प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी इनको द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। द नेविगेटर का मतलब नेविगेट करना, खोजों के लिए नेविगेट करना। इन्हीं के द्वारा, प्रिंस हेनरी के द्वारा पुर्तगाल से अनेक अभियान चलाए गए, अनेक अभियान भेजा गया, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी पश्चिमी जो तट है, इसका क्या किया गया, मैप तैयार किया गया, नक्शा तैयार कराया गया। किसके द्वारा? प्रिंस हेनरी। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, तो अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट का एक मैप तैयार कराया गया अनेक अभियानों के द्वारा। इसी क्रम में 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में बार्थोलोमो डियाज को भेजा जाता है, और यह बार्थोलोमो डियाज अफ्रीका के सबसे दक्षिणी तट केप ऑफ गुड होप तक, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप तक आया। कौन आया? बार्थोलोमो डियाज। ये केप ऑफ गुड कहां पड़ता है? ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणी हिस्सा। ये केप ऑफ गुड होप तक आता है, और यहीं से ये क्या होता है, वापस लौट जाता है। इसी क्रम में 1497 ईस्वी में
1497 ईस्वी में पुर्तगाल से ही कौन निकलता है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वास्को डी गामा 4 जहाज लेकर कहां से निकलता है? पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में 1497 ईस्वी में निकलता है और केपा बुर्गो कब तक आता है? यहां इसको एक पथ प्रदर्शक मिल गया। किसको? वास्को डी गामा को एक पथ प्रदर्शक मिल गया। पथ प्रदर्शक मिल गया जिसका नाम क्या था? अब्दुल मनीक। एक पथ प्रदर्शक मिल गया वास्को डी गामा को, अब्दुल मनीक। ये कहीं कहीं इसका अब्दुल मजीद नाम रहेगा, लिखा रहता है, कहीं कहीं अब्दुल मनीक नाम लिखा रहता है, एक ही व्यक्ति है। तो ये क्या हुआ? एक पथ प्रदर्शक मिल गया वास्को डी गामा को। कहां पे? अफ्रीका के क्षेत्र में। इसके द्वारा क्या किया? इसके द्वारा बताया गया कि अगर आप यहां से अगर पूरब के तरफ निकलते हैं सीधे, तो निश्चित ही क्या होगा? भारत आगे मिलेगा। तो इसने क्या किया? यहां से होते हुए मोजाम्बिक, केन्या से होते हुए सीधे कहां पहुंचा? केरल में, मालाबार तट। ये जो क्षेत्र है आपका, ये तट, इसको क्या नाम दिया जाता है? तो मालाबार तट। मालाबार तट। ऊपर आएंगे आपको क्या आ जाएगा? स्वराष्ट्र तट। और इधर आ जाएंगे कोरोमंडल। कोरोमंडल तट इधर ऊपर जाएंगे तो उत्तरी सरकार हो जाएगा, इधर स्वराष्ट्र तट। तो ये 1420 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से निकला और 20 मई 1498 को कोचीन क्या है? यहाँ केरल में कोचीन, मालाबार तट, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। जब यह पहुंचा वहां पे, तो इसका स्वागत, तो वहां का शासक कौन था? जो कालीकट का शासक कौन था? तो वो था जमोरिन। कालीकट का शासक कौन था? तो जमोरिन। जमोरिन ने क्या किया? जमोरिन ने स्वागत किया किसका? वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा भारत को पहुंचा तो 20 मई 1498 को कहां पे पहुंचा? केरल में। केरल में कहां पे? कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कौन सा तट? मालाबार तट। मालाबार तट पे पहुंचा।
यहाँ से वो क्या किया, यहाँ से वो अनेक जड़ी बूटियां मसाले लेकर वो क्या हुआ, अपने देश वापस पुनः गया। जब वह अपने देश वापस पुनः गया तो उसे 60 गुना का मुनाफा हुआ। 60 गुना ये जो मुनाफा था, इस मुनाफे को देखते हुए यूरोप के अन्य व्यापारी, अन्य जो यूरोपीय देश थे वो ललायित हो गए कि एशिया के क्षेत्र में भारत ऐसा एक देश है जहाँ से मुनाफा किया जाए समुद्री मार्गों से, तो इतना मुनाफा होता है। तो ये मुनाफा क्या किया, अंग्रेजों को, यूरोपियों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज के क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि डच, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब कंपनियां कैसे आई। आगे की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।